अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त हम ईरान शनासी के दौरे पे किला मौत में मौजूद हैं। डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब उस्ताद मोहतरम और दानिशजू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा रहा सर टूर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सर कुछ तोसीह देना चाहेंगे इस किला मौत के मतलब, थोड़ी सी जो पर्शियन के स्टूडेंट्स हैं और असतीद हैं उनके मतलब? ये हसन बिन सबा एक बहुत बड़ा आदमी था सर, उसने एक बहुत बड़ा काम किया सर, और तारीख में जो काम या नाम जिंदा रहते हैं सर, वो बड़े आदमियों के होते हैं। बड़े आदमी दो तरह के होते हैं, वो मुस्बत भी हो सकते हैं, मनफी भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बड़े होने में कोई शक नहीं है। तो इस किले की अजमत को देखकर उसकी प्लानिंग का और उसकी बड़ाई का एहसास होता है। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर बाबर नसीम आसिफ साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। सर पर्शियन के जो स्टूडेंट हैं जो इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, जो एमफिल के स्टूडेंट हैं, डॉक्टरेट के हैं या कारशनासी के हैं, फोकल लिसांस के हैं, सर उनको थोड़ी सी प्रोमो हिस्ट्री दें इस किला के मुतालिक। हसन बिन सबा की जो उसकी तारीख थी, जो उसका मिशन था, आखिर उसका मकसद क्या था इस जगह को इंतखाब करना, और उसने सर किन मकासद के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया? हम देखते हैं कि सल्जूकी दौर में हसन बिन सबा ने इस जगह को अपना मरकज़ और मुस्तकर अपना ठिकाना बनाया। तो वो मजहबी एतबार से इस्माइली थे और फ़िरका इस्माइलिया की अशात के लिए वो सरगर्दा थे। तो बहरहाल जैसे डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब ने कहा कि बड़े आदमी बड़े होते हैं, चाहे वो मुस्बत हों या मनफी उनका किरदार हो। इस बात से कतई नज़र ये कि बहरहाल उसने एक बड़ा अच्छा काम किया और एक बहुत दुश्वार गुजार जगह पे अपना ठिकाना बनाया, जहाँ पहुँचना इस जदीद दौर में नामुमकिन नज़र आता है। तो हम हैरान हुए हैं कि उस दौर में जब ज़राए रसूल रसाइल जो है वो बहुत महदूद थे, तो वो किस तरह से यहाँ इस जगह पे पहुँचते होंगे और फिर इस किले की जो शान व शौकत और इसकी खंडरात, इसकी इमारत का जो निशान देते हैं, वो इंसान को बरताए हैरत में डालने वाले हैं कि किस तरह से इस किले की तामीर हुई होगी, किस तरह से यहाँ वो सामान पहुँचाया गया होगा। तो बहरहाल एक बड़ा अजीम शान ये बिल्डिंग है, तो इसको देखकर कौमों की शान व शौकत का अंदाजा होता है। सर एक और सवाल आपकी खिदमत में सर है कि सर मौजूदा जो सदी जा रही है सर, ये बड़ी इंतशार की सदी रही। आज यूरोप की काफ़ी सारी तंजीमें जो कह रही हैं कि हम फ़नून लतीफ़ा से, सोशल साइंसेस से दूर थे, हमने इंजीनियरिंग और साइंस में तरक्की की, हमने मज़ाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की, हमने फ़नून लतीफ़ा से दूर हो गए। सर आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि अव्वलीन खुदकुश हमलावर, अव्वलीन जो सुसाइड अटैकर थे वो इस जगह से तैयार हुए? अव्वलीन खुदकुश बमबार के हैं या खुदकश उस वक्त चाकू का इस्तेमाल होगा या खंजर का इस्तेमाल होगा? सर उस हवाले से थोड़ा सा असर पर्शियन के असतीद और जो हैं तलबा है सर, उनके थोड़ा नॉलेज दें सर इसके मुतालिक। जी हसन बिन सबा आप जैसा कि पूछ रहे हैं और ठीक कह रहे हैं कि हसन बिन सबा वो पहला आदमी है जिसने ब्रेन वॉशिंग सिस्टम बनाया। वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था और यहाँ जो कारकुन थे वो यही समझते थे कि वो जन्नत में रह रहे हैं और एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह हम आजकल देखते हैं कि अफरा तफरी के दौर में तालिबान या दूसरी दाइश और जो ऐसी तंजीमें हैं वो लोगों को इसी तरह से गुमराह करती हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करती हैं और उनके जहनों में ये बात डाल दी जाती है कि उनकी ज़िंदगी जो है एक बड़े मकसद के लिए है। तो जारी सी बात है कि उस दौर में हसन बिन सबा के बातिनी, जिनको फिदाई कहते थे, उनको एक टारगेट दिया जाता था और वो अपने टारगेट को मारने के बाद उस चाकू से, उस खंजर से जो वो साथ छुपाए हुए होते थे, वही अपने आप को मार देते थे। और यही खुदकुश बमबार जो है, यही टेक्नोलॉजी आज बम की सूरत में नजर आती है कि खुदकुश जैकेट जो है उनके पास होती है, अपने टारगेट को वो हिट करते हैं और साथ ही वो समझते हैं कि वो जन्नत में पहुंच गए हैं। तो जारी सी बात है, इस खुदकुश बमबार सिस्टम का बानी जो है वो हसन बिन सबा कहा जाता है। तो सर क्या बताना चाहेंगे सर, ये कितना दौर है इनका मुहित, कितना अरसा सर इनका दौरे हुकूमत का रहा, या कितने दौर में सर ये जो हसन बिन सबा का टाइम पीरियड है, जो इनके फॉलोअर हैं, कितनी देर तक खुरासान की जो संतलत है सर इनके दहशत से या इनके दबदबे के नीचे रही? हसन बिन सबा ने तो इस किले में तकरीबन 35 साल जिंदगी बसर की और उनका असर नफूज जो है
کبھی طاقتور اور کبھی کمزور کے طور پہ تقریباً 170 سال ادھر رہا. صحیح, یعنی لگ بھگ سر کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال کے قریب, تقریباً پونے 200 سال تو تھا. حتیٰ کہ سلجوکی دور کے سلطان سنجر جو ہیں انہوں نے لشکر کشی کی اور اس قلعے کا اور حسن بن صباح کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اس میں ناکام رہا. اور حتیٰ کہ جب انہوں نے محصور کیا ہوا تھا, حصار کیا ہوا تھا اس قلعے کا, تو ایک دن جب وہ اٹھے تو ان کے غالیچے میں قالین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا اور لکھا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا, اس ایک کپڑے پرچی پہ لکھا ہوا تھا, خط تحریر کیا ہوا تھا, خط تحریر تھا, ساتھ میں تحریر ملی کہ یہ تمہیں آخری وارننگ ہے, یہ خنجر تمہاری گردن تمہارے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا تھا, تو آج چلے جاؤ ورنہ کل یہ تمہاری گردن میں پیوست ہو جائے گا. سر کیا ہمیں اس بات سے اس چیز کی طرف نشاندہی کرنے دیکھیں اچھا خاصا ایک موقع ملتا ہے, یہ پوائنٹ نوٹ ہو رہا ہے کہ حسن بن صباح کی قوت اتنی طاقت تھی کہ وہ ہر آتش میں جو بھی اس وقت کی نظامی حکومت دولتی جس طرح بھی طاقتور تھی وہاں پہ اس کے لوگ موجود تھے, اس کے فالوور موجود تھے. ظاہری سی بات ہے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا, ایڈمنسٹریشن سکلز, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں, یہ کوئی کمی, یہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ملک جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں اپنے نمائندوں کو